देश के सवाल में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के आतंकी अफजल गुरु पर दिए गए बयान पर मचे भूचाल की। जैसे जैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, सियासी हलचल और बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। लेकिन इसी बयानबाजी के बीच उमर अब्दुल्ला ने आतंकी अफजल गुरु की फांसी को बेमकसद बताकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। उमर के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के बयान को भारत विरोधी बताते हुए हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि उमर अब्दुल्ला चुनाव में जीत के लिए अफजल गुरु के बहाने आतंकवादियों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। जम्मू कश्मीर चुनावों में एनसी और कांग्रेस दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उमर के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन उमर के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस भारत विरोधी बयान देने वालों के साथ है। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ इस प्रकार का अगर बलडोजर चलता है, जो आतंक को बढ़ावा देते हैं, अगर इनके खिलाफ बलडोजर चलता है तो उसको रोका नहीं जाएगा। ये चलने भी चाहिए। और उन लोगों से पूछिए जो आतंक फैला करके और कौन लोग हैं वो, आप उनकी सपोर्ट क्यों करते हैं, इन सभी चीज़ों को उमर अब्दुल्ला को जानना होगा। उमर अब्दुल्ला जी का बयान इतना आपत्तिजनक है, भारत विरोधी है, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अब बताइए, अफजल गुरु और याकूब घोर आतंकवादी जो देश की अस्मिता पर प्रहार कर रहा था, वैसे आतंकवादियों के फेवर में बोलना, यह देश विरोधी बयान है उनका। और यह कांग्रेस वैसे देश विरोधी बयानों के साथ है। यानी कि आज उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। दोनों, कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला, दोनों भारत के आतंकवादियों के सपोर्ट में बोल रहे हैं। इसको देश और कश्मीर नहीं बर्दाश्त करेगा। अफजल गुरु को कानून के रास्ते से फांसी दी गई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, रिव्यू किया गया, क्योंकि वो देश विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, क्योंकि वो देश को तोड़ने वाले षड्यंत्र के पीछे पाए गए। आज उनको कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए कि उनको फांसी देना गलत था, तो परे आवाज खामोश थी क्या? क्या चाहते हैं उमर अब्दुल्ला? मात्र कुछ चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने की बात करेंगे? इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना और देश विरोधी वक्तव्य है। अब देश के सवाल में हमारे कई सवाल हैं। क्या आतंकी अफजल गुरु अभी भी जम्मू कश्मीर में राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है? क्या उमर अब्दुल्ला अफजल के बहाने आतंकियों का समर्थन जुटा रहे हैं? क्या उमर अब्दुल्ला का अफजल का दांव सिर्फ चुनावी जीत के लिए है? क्या उमर के बयान से कांग्रेस का किनारा करना काफी है, जबकि वो गठबंधन में है? क्या उमर का संसद हमले के दोषी अफजल पर दिया बयान भारत विरोधी है? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुजा कपूर, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयकरण वर्मा, कांग्रेस नेता हमारे साथ। सैयद रेजा, प्रवक्ता जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। एडवोकेट शेख माजिद, प्रवक्ता पीडीपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूही भट्टी, प्रवक्ता अपनी पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद अयाज, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत जो है वो मैं बीजेपी से करना चाहूंगी और बीजेपी से अनुजा कपूर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह का बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से दिया जा रहा है और उमर अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस भी खड़ी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अफजल गुरु का मुद्दा उठाकर उमर अब्दुल्ला अलगाववाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए
ये मुद्दा उठाया गया है। जय श्री राम। अनन्या जी, आपने जो अपने विचार यहाँ पर रखे वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यही विचार हर उस भारतीय के हैं जो जम्मू कश्मीर में आज डेवलपमेंट देख रहा है। आज हर एक भारतीय इस बात से खुश है कि जम्मू कश्मीर के जो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, आज खुश है। आज सेंटर से जम्मू कश्मीर को मिलाया गया है। आज सेंटर की जो जितनी केंद्र की योजनाएं हैं वो आज जम्मू कश्मीर में डेवलप करी जा रही हैं। हमारा मैनिफेस्टो भी यही चीज को आगे और बढ़ाते हुए लेकर आ रहा है। हमारे बजट देखो, आज वहां पर जो टेररिस्ट से जम्मू कश्मीर जाना जाता था, क्योंकि पाकिस्तान उसको मानता था, अपनी जगह मानता था, आज वहां पे टूरिज्म है। करोड़ों में, लाखों में लोग आज वहां जाते हैं। उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस, पीडीपी, ये आप लोग की सरकार रही थी अफजल गुरु के टाइम पर। 18 नंबर पर उसको फांसी मिलनी थी, आपने 1 नंबर पर लाकर उसको जल्द जल्द फांसी दिला दी। तो मैं आपसे पूछती हूं, सवाल यही है कि क्या उस वक्त भाजपा थी? आप लोगों ने उसे 1 नंबर पदी पर लाकर क्यों फांसी जल्दी जल्दी दिलाई? क्या तब भी आपका वोट बैंक था? क्या तब भी आपका कोई षड्यंत्र था? क्या तब भी आप कुछ जानना चाहते थे, मानना चाहते थे, लोगों को कुछ और कहना चाहते थे? और आज जब आप हमें घेर रहे हैं तो हमें किस बेस पर और किस नतीजे पे और किस बुनियाद पे आप हमें घेर रहे हैं? आज G20 जब वहां होता है, जो लोग आज वहां जाते हैं, अपने आप में बच्चों पैदा होते थे तो क्या देखते थे? राइफल, AK-47। आज वहां पर मेरे भाई किताब देखते हैं। आज बच्चे सशक्त होना चाहते हैं। आज बच्चों को यूनिवर्सिटीज के अंदर बुलाया जाता है। लोगों के लिए कश्मीरी पंडित का जो आप लोगों ने चयन करा, वो जिस तरह आपने वहां पे नरसिंहार किया, वो देखने वाला था। आप मुझे बताएं कि क्या वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए, SC ST के लिए क्या किया आप लोगों ने वहां पर? आज उनको राइट मिलता है, वोटिंग राइट, आर्टिकल 370। उनको, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आज वो अपने आप को एक भारतीय सिटीजन कहते हैं। आज वो अपने आप को मानते हैं वो भारतीय सिटीजन है, क्योंकि वाल्मीकि के अंदर उनको SC ST के लिए, SC कम्युनिटी का उनको रिजर्वेशन तक मिलता है। क्या किया आप लोगों ने? आप तो बस एक ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा ड्रामा ड्रामा, क्योंकि इसके अलावा आदमी सिर्फ इंडियन और NC कांग्रेस को देखेगा, NC को देखेगा, PDP को देखेगा तो सिर्फ एक ड्रामा नजर आता है। और उस ड्रामे का ये इतना बड़ा नतीजा है कि आप चाहते हैं कि वापस से टेररिस्ट आ जाए। ये मैं एक सुनिश्चित कर दूं, और हमारे जो राजनाथ जी हैं, अमित शाह जी हैं, JP नड्डा जी ने, सब ने, मोदी जी ने सबसे पहले ये कहा है कि आर्टिकल 370 तो वापस आने से रहा। POK भी अब हमारा है। असेंबली के इलेक्शंस वहां होने हैं, 27 सीटें वो हमारी हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी मानता है कि POK उनका नहीं है। वो ये कहते हैं कि POK फॉरेन लैंड है। पर मेरे यहाँ के भाइयों को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। उन्हें ये नहीं दिखता कि आज वो लोग खुश हैं। आज की आवाम वहां पर खुश है। आज की आवाम वहां पर सेंटर के साथ कनेक्टेड है, दूरियां नहीं है। मनमोहन सिंह जी आपकी तरह चुप्पी नहीं साधते। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आज वहां राजनाथ सिंह, चलिए अनुजा कपूर और भी गेस्ट हमारे साथ हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सैयद रजा, प्रवक्ता जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद रजा साहब, जो बयान आपके पार्टी के नेता की तरफ से दिया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि अफजल गुरु को जो फांसी दी गई वो बेमकसद थी, इस बयान को लेकर बीजेपी खूब निशाना साध रही है, कांग्रेस पर भी निशाना साधा जा रहा है। आपको नहीं लग रहा एक बार फिर से इस तरह का बयान देकर आप देश से अलग चल रहे हैं? और आखिरकार क्यों लग रहा है उमर अब्दुल्ला को कि अफजल गुरु को अगर फांसी दी गई, अफजल गुरु के बारे में तो आप जानते होंगे ना, 2001 में संसद कांड में हमले में दोषी था, 2013 में फांसी दी गई। क्यों ऐसा लग रहा है उमर अब्दुल्ला को कि जो फांसी दी गई वो बेमकसद थी? I would not like to comment on this because मैंने अभी भी आपके जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है उनसे बोला कि मैं लद्दाख का स्पोक्स पर्सन हूँ और मैंने इस स्टेटमेंट को ठीक से सुना भी नहीं है, शायद कल परसों का एक स्टेटमेंट है। सो आई हैवंट स्टडीड एट ऑल और मैंने अभी देखा भी नहीं है, ये सुना भी नहीं है, सो आई वोंट बी कमेंटिंग ऑन दिस।
ठीक है, ये स्टेटमेंट लेकिन उमर अब्दुल्ला का सामने आया है, ये तो पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता ना, एक्चुअली मैंने पढ़ा भी नहीं है और किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है। आई हैव टू मुझे पूरा इंटरव्यू देखना होगा कि किन किन बातों के बाद ये स्टेटमेंट सामने आया है। सो दैट इज द रीजन दैट आई वोंट बी कमेंटिंग ऑन दिस। आपकी कोई प्रतिक्रिया इस तरह का बयान देना या फिर सिर्फ और सिर्फ? नहीं, मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं रहेगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस नेता बने हुए हैं जयकरण वर्मा जी। जयकरण वर्मा जी, इस तरह का बयान अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आता है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? और जाहिर सी बात है, भले ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में थोड़ा आपको फायदा हो जाए, लेकिन आपको नहीं लगता कि देश भर में जब आप आगे चुनाव लड़ने जाएंगे वहां पर आपके लिए मुश्किलें होंगी और आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा इस मुद्दे पर कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, और बीजेपी इस पर जरूर आपको घेर रही है? नहीं, निश्चित अनन्या जी, हमसे सवाल पूछा जाना चाहिए और हम उसके जवाब के लिए हाजिर भी। देखिए अनन्या जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी जब कभी चुनावी भाषण देने का मौका मिलता है, जब भी वो चुनावी मूड में आते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारी भाषा में कह लीजिए, एक किसान की भाषा में कह लीजिए कि वो लुभावने वाली भाषा देते हैं, लालीपाप जैसी बातें बोलते हैं जिससे उनको वोट मिल जाए। देश में उससे नफरत पैदा होगी, देश में उससे भाईचारा खत्म होगी, देश का विकास होगा या नहीं होगा, इससे माननीय मोदी जी को मतलब नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से आज जम्मू कश्मीर को माननीय मोदी ने 10 साल बंधक बनाकर रखा और वहां के नेताओं को जब आज चुनाव में जाने का मौका मिला तो मोदी जी के तरह वो भी बोलने को उतारू हो गए। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, शायद उन्हीं से कुछ सीख लेकर के अब्दुल्ला साहब भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बयानों को इस तरह से नहीं, इस तरह से देखिए, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और असम इस प्रदेश को नहीं बनने देंगे। क्यों कहा? इसलिए कहा कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यह सरकारें बिना कोर्ट के निर्णय के, बिना कोर्ट के आदेश के, बिना थाना कचहरी के जब चाहते हैं तब बुलडोजर लेकर के जिस प्रकार से एक आतंकवादी 5 मिनट में सैकड़ों लोगों को जान से मार देने का काम करता है, वही काम आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस बयान पर? यहाँ पर सुनिए ना, वही बात आज योगी जी करते हैं, बुलडोजर पर बुलडोजर। अगर इनको कानून पर भरोसा नहीं है, मैं कहना चाहता हूं माननीय मोदी जी, जो नफरत की आग आपने बोई है, जो आपने इस देश को खंडित करने का प्रयास किया है, कहीं ऐसा न हो आपको लोग आदर्श मानते हुए आपकी तरह बोले पर बोलते रहेंगे तो इस देश का बहुत भला नहीं हो सकता है। माननीय मोदी जी, मैं किसान का बेटा हूं, आपने कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 15 लाख खाते में मैं आपको लुभाऊंगा, लेकिन आपने भी झूठ बोला था। हो सकता है कि झूठ अब्दुल्ला साहब भी देख लेना चाहते हो, लेकिन यह सीख अगर तोड़नी है, इसको बंद करना है, तो मैं फिर कहता हूं कि मैं अनन्या जी, मैं ना कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने वाले के साथ था, मैं ना तो किसी आतंकवादी से झगड़े बच्चे को अपना गुरु मानने वाले के साथ हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक नहीं तो ही तीन जाने गंवाई है इस देश के लिए। आप क्या बात करती हैं? कांग्रेस पार्टी से ज्यादा किसने इस देश के लिए जान गंवाई है? और हमसे आप पूछते हैं कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस का वही स्टैंड है जो इस देश के लोगों का स्टैंड है, जो कश्मीर के लोगों का है, जो हमारा संविधान कहता है, जो हमारा लोकतंत्र कहता है। हम उस पर काम करने वाले लोग। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी कह रही है ठीक है, अगर आपका स्टैंड वही है जो इस देश के लोगों का स्टैंड है और आप उमर अब्दुल्ला के इस बयान के साथ अगर नहीं खड़े हैं तो फिर आपकी पार्टी का अलायंस तो है ना, डबल स्टैंडर्ड नहीं हो गया ये कांग्रेस का? नहीं, ये डबल ट्रिपल सिंगल ये सब भारतीय जनता पार्टी कराती है, उसके कई इंजन में। मैंने कहा हम आतंकवादियों के खिलाफ हैं, रहे हैं, रहेंगे। दूसरी बात आपको याद कर लीजिए, जो जिसके ऊपर आप चर्चा कर रही हैं उस समय कांग्रेस पार्टी ही थी, और जब किसी प्रकार के आतंकवादियों के खिलाफ
कोई एक्शन लेना होता है तो कांग्रेस पार्टी मुंहतोड़ बातें नहीं करती है। अभी अमित शाह जी बड़े लंबे लंबे सीना चौड़ा करके जम्मू कश्मीर में भाषण दे रहे थे कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। अब अमित शाह साहब लेकिन आपने मोदी जी से तो पूछ लिया होता, नहीं कल देर रात 8 बजे पाकिस्तान पहुंचकर अगर बिरयानी खाने लगेंगे तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। चलिए ठीक है, जयकरण वर्मा जी आप हमारे साथ, आप सभी रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। अहमद अयाज राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद अयाज साहब, जो बयान उमर अब्दुल्ला का सामने आया है, जिस पर बीजेपी लगातार कांग्रेस को भी घेर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी घेर रही है, लेकिन अफजल गुरु को लेकर जो बयान दिया गया है वो वाकई शर्मनाक है। 2001 में संसद पर जो हमला हुआ उस पर दोषी था, 2013 में फांसी दी गई, उस वक्त यूपीए की सरकार थी और उस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी उमर अब्दुल्ला साहब थे। लेकिन अगर इस तरह का बयान दिया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये बयान देने की कोशिश हो रही है? क्या संदेश जा रहा है इस सबके बीच? ये बिल्कुल सही बात है और साफ साफ बात है कि उस वक्त जब एग्जीक्यूशन हुई अब्दुल गुरु की, फारूक और उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, तब से आज तक कोई बयान नहीं आया उनकी तरफ से इसके बारे में। और आज जब चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में तो एक बयान आ गई। अब वो दूसरी बात है कि उसको किसी पत्रकार ने पूछा हो इसके जवाब में, या उसको लगा होगा कि लोगों से ये बात आ रही है कि उनके हुकूमत में उस वक्त एग्जीक्यूशन हो गई अफजल गुरु की। ये पॉसिबिलिटीज है जैसे भी हुआ हो, लेकिन एक बयान तो आ गई जिसमें अफजल गुरु की एग्जीक्यूशन को उन्होंने सही नहीं ठहरा। अब अगर हम ये देखें कि उनको इससे लाभ मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई लाभ मिलने वाला है, और ना इससे उनका ये कभी मकसद हो कि वो मिलिटेंसी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स भी बहुत सारे इसके नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद एक ऑर्गेनाइजेशन विक्टिम हो चुके हैं मिलिटेंसी की, और बहुत सारे इनके लीडर्स मारे गए। जो मैं देख रहा हूँ शायद उमर अब्दुल्ला का मतलब इससे यही है कि एक कैपिटल पनिशमेंट के बारे में, हालांकि विस्तार से इसका विस्तार नहीं किया, लेकिन जो हम अंदाजा लगा रहे हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में हालात को देख, शायद उसने ये बयान इसलिए दिया कि वो कैपिटल पनिशमेंट को जायज नहीं ठहरा रहा है, एक वो जनरल और उसका अफजल गुरु का केस लेकर, लेकिन उसके जनरल में शायद यही मतलब है कि कैपिटल पनिशमेंट ना हो। एक वो शायद कहीं न कहीं उसको अफजल गुरु के एग्जीक्यूशन में कहीं कोई ऐसा मेरिट नजर आता हो कि जिसकी बिना पर वो ये कह रहा है कि एग्जीक्यूशन नहीं होनी चाहिए थी, ठीक नहीं हुआ। और उसका अभी एक इशारा दिया ये जो बीजेपी के प्रवक्ता थी, उन्होंने भी ये कहा कि 18 से एक सीरियल नंबर पर क्यों, तो शायद उस वक्त भी शायद चुनाव का माहौल ही था, और ये भी कहा जाता था उस टाइम, बातें चल रही, शायद चुनाव आ रहा है तो इसका पॉलिटिकल पार्टी फायदा लेने की कोशिश करेंगे, एक बात उस वक्त भी चली। तो इसलिए मेरा मानना है ये कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है फारूक उमर अब्दुल्ला की पॉलिटिक्स, और ना कोई उससे ये मतलब लिया जा सकता है कि मिलिटेंसी को सपोर्ट कर दूं। हाँ, अब किसी सवाल के जवाब में उसने ये बताया होगा तो जो, लेकिन मेरा मानना है वो शायद उसी कॉन्टेक्स्ट में बात किया होगा जो मैंने अभी बात करी कैपिटल पनिशमेंट को लेकर, या कोई मेरिट उसमें लगता होगा उसको कि भाई मेरिट ऐसा हुआ कि जहाँ नहीं होनी चाहिए एग्जीक्यूशन। तो मुझे लगता है कि ये उन्हीं आसपास, उन्हीं बातों के आसपास ये बयान है। बाकी ये कहना कि उसको कोई फायदा मिलने वाला है, बिल्कुल कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, ना इसे मिलिटेंसी को कोई सपोर्ट है, ये मेरा मानना है। चलिए ठीक है, अहमद अयाज जी आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ एडवोकेट शेख माजिद, प्रवक्ता पीडीपी भी जुड़ गए हैं। शेख माजिद साहब, आप क्या कहेंगे इस बयान को लेकर, जो बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से दिया गया है अफजल गुरु को लेकर? क्या कोई पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश इस बयान के जरिए हो रही है? क्योंकि अभी हाल ही में जब लोकसभा का चुनाव आया तो हमने देखा उमर अब्दुल्ला जो है वो रशीद इंजीनियर से हार गए, जो कि जेल में बंद है। इस तरह की स्थितियां हैं उनकी पार्टी को लेकर, इस तरह का समीकरण बन रहा है, और अब ये बयान जो दिया गया है इसके मायने आपको क्या लग रहे हैं? Absolutely, this is a political statement. इसमें लोगों के लिए कोई हमदर्दी, उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है, उसके लिए या किसी और वजह से नहीं है, या वो अपना वो सिंपैथी जताने के लिए नहीं है। इट्स ए स्ट्रेट वे पॉलिटिकल स्टेटमेंट। और उमर साहब ये चीज भूल गए हैं कि आजकल हर एक चीज अवेलेबल है। कल क्या कहा था वो भी आजकल अवेलेबल मिलता है, ये ऐसा दौर नहीं रहा।
कि जिस दौर में कहीं कभी कोई बात बताई गई हो, कहीं प्रिंट मीडिया में आता था, वो कागज ज़ाया होते थे, अखबार ज़ाया होते थे। आजकल दिस होल वर्ल्ड इज ग्लोबल विलेज और सारी चीज़ें अब महफूज रहती हैं। तो दिस इज सिंपली अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट टू ट्राई टू गेन द सिंपैथी ऑफ द पीपल which people are aware now. अब लोग समझते हैं, हर एक बात को समझते हैं और हर एक चीज को निकाल के खंगाल के फिर उसका कंपैरिजन करते हैं कि कल क्या बात थी और आज क्या बात है। तो लेकिन जहां तक बीजेपी प्रवक्ता की बात है, मैं उन्हें ये भी बताऊं कि उमर अब्दुल्ला अगर आज खराब है तो वो कल भी खराब होना चाहिए था। वो उनकी गवर्नमेंट का एक हिस्सा रह चुका है। तो इसलिए हर एक इस वक्त जो भी है किसी ना किसी तरीके से लोगों के जज्बात के साथ खेलना चाहते हैं। बट अब आपका ज़माना जो आज का ज़माना है, एवरीबडी हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड टिल नाउ। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के लोग फैसला लेते हैं। ये बातें इसमें पार्लियामेंट में भी होती रही, जज्बाती बातें हो रही, लेकिन लोगों ने खामोश वोट दिया। किसी ने कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई, बाहर नहीं आए उन स्टेटमेंट्स पे उनको लबैक कहने के लिए। लेकिन जिस दिन वोट डालने थे उन्होंने अपना खामोश वर्डिक्ट दिया और बता दिया कि हम अब वो जनरेशन नहीं रही है जिनको हम बहलाएंगे, फुसलाएंगे और उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे कि भाई ये है, कल तूने ये कहा और आज ये कह रहा है। आजकल हाथ के फिंगर टिप्स पे एविडेंस मौजूद है और इसलिए लोग चुप करके सुन रहे हैं एंड बट दे कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सच स्टेटमेंट्स। चलिए, रूही जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी की। रूही जी, आप इस बयान को कैसे देखती हैं, उमर अब्दुल्ला को जो बयान सामने आया है? देखिए, जो उमर अब्दुल्ला साहब आज का कह रहे कि उनको पता है अच्छे से कि मैं बहुत बुरी तरीके से हारूंगा, इसलिए वो कभी सेंटिमेंट को, कभी अफजल गुरु साहब पे बयान देते। तब उनको अफजल गुरु साहब याद नहीं आए थे जब उनकी हुकूमत में ही उन्होंने खुद साइन किया फाइल को और उनको फांसी दी गई है। उस टाइम पे उनको नहीं लगा कि ये गलत हो रहा है। अब जब उनको अपना फायदा चाहिए, अब उनको लग रहा है कि उस टाइम पे गलत हुआ था। और वो रही बात जो बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि कश्मीर में शांति है, कश्मीर में बात करने का लोगों को मौका मिला है, कश्मीर में हमने बहुत कुछ किया है। कश्मीर में कुछ नहीं किया है, कश्मीर के लोगों को चुप करवाया है, कश्मीर के लोगों को डराया है, कश्मीर के लोगों को जेल बंद किया है, कश्मीर के जो पहचान थी वो छीनी गई है, न कि कश्मीर को कुछ दिया आप लोगों ने। ये खाली दिखावा है जो आप लोगों ने किया है, वो सिर्फ आप लोगों ने दिखावा किया है, बाकी कुछ नहीं, बाकी ग्राउंड पे जीरो है। कश्मीर को आप लोगों ने खोखला करके रखा है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सबने कश्मीर को वॉलीबॉल बनाया है। जिसका मन करता है तब उसको वॉलीबॉल की तरह खेल लेते हैं और अपना फायदा उठा लेते हैं। कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन अब कश्मीर के लोग समझ गए हैं कि हमें क्या करना है। चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हो या बीजेपी हो, उनको अच्छे से पता है उमर अब्दुल्ला भी बीजेपी का ही हिस्सा है। उमर अब्दुल्ला 2002 में सबसे पहले उनने बीजेपी के साथ ही है, बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को अपने साथ लिया था। तो अब ये हमें लोगों को बेवकूफ बनाना, सेंटिमेंट लोगों को लेना कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ है, अफजल गुरु के जो फांसी लगी वो गलत है। अगर गलत है तो आपका कलम उस टाइम पे क्यों चला, उस टाइम पे आपको याद क्यों नहीं आया? अब इतने सालों के बाद जब आपको लगा है, लोगों के सामने माफी मांग रहा है, टोपी उतार रहा है कि मेरी इस टोपी को इज्जत रखो, भीख मांग रहा है वोट का, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जमीनी सत्ता पे कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ के मरगुजार भर दिए, मैंने यहाँ के लोगों को तबाह कर दिया, मैंने यहाँ के बच्चों की आंखों की रोशनी छीनी है, मैंने यहाँ के लोगों को मारा है। इसलिए उसको लगता है कि अब मैं कौन सा विक्टिम कार्ड खेलूं, इसलिए वो ये बयानबाजी आप कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूंगी अनुजा जी, एक तो आप रूही जी की बात का जवाब दीजिए, और दूसरा मेरा सवाल ये है, क्या अभी भी जम्मू कश्मीर में अफजल गुरु राजनीतिक मुद्दा है जो लगातार बयानबाजियां हो रही हैं और उमर अब्दुल्ला को ये लग रहा है कि वो पॉलिटिकल फायदा ले लेंगे इससे? अनन्या जी, मुझे लगता नहीं कि पहले तो कि मुझे जो यहाँ पे जो पैनलिस्ट बैठी है उनकी किसी भी चार चीज का जवाब देने का अवसर होना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब तो दुनिया दे रही है। इसका जवाब इंडिया से बाहर विश्व गुरु, विश्व वो दे रहा है। अच्छा। G20 हमारे यहाँ हुआ है, तो इसका जवाब इनको खुद पता है, ये खुद जानते हैं। आज बच्चों के हाथों में मैडम तीर नहीं मारा, वो दिखावा है आप लोगों का। तो मैं आपके में नहीं रूही जी कश्मीर की पहचान छीनी आप लोगों ने। एक एक करके आप बात करिए प्लीज। रूही जी आप सुन लीजिए अनुजा जी को, उसके बाद आप। नहीं, गलत करेंगे तो मैं जवाब दूंगी, मैं टोकूंगी बीच में।
लेकिन अनुजा जी, चलिए अनुजा जी, मैडम, आपको ऐसा आपको कीजिए, ये जवाब तो कम से कम देना आप खुद ही चाहिए ना, जवाब दे ये बात लीजिए और ठीक है। खुद ही टोक लीजिए अपने आप को बीच पे। अनुजा जी, क्योंकि कम से कम अनन्या जी ने डिबेट तभी होगी जब मैं बात करूंगी। ठीक है, बोलिए बोलिए, एक सेकंड रुक जाइए, थैंक यू। एक एक करके जवाब दीजिए, एक एक करके आप लोग जवाब दीजिए। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अनुजा जी, आप सुन लीजिए पहले, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप दोनों टीवी पर झगड़ती हुई नजर आए। अगर आप मुद्दों पर बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। के बारे में कुछ पता ही नहीं वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हुआ है। ठीक है, आप सुन लीजिए, आप मुझे कह रही है ये बात, बोलिए अनुजा जी, बोलिए। कमाल कर रही हैं आप, मुझे कह रही है, बोल रही हैं मेरे बीच में, आप मुझे कह रही हैं। मैंने आपका ये नाम ऐसे लिया ही तो हो आप रहा बोलिए ना, आप है, बोलिए। ये ऐसे ही हो रहा है कि क्योंकि जब वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर आज अमन और शांति है, इन्हीं के बताए हुए शांति नहीं है। रूही जी, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? रूही जी, एक सेकंड अनुजा जी, अनुजा जी एक सेकंड रुक जाइए। रूही जी एक सेकंड, ऑर्डर में लाओ इसको, अन्नया डिबेट को ऑर्डर में लाओ। रूही जी क्या हो गया है आपको? आप सुन लीजिए। वो क्या है, तो फौज के जवान हर रोज मार रहे हैं, वो क्या है, वो इनको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस टाइम पे इनको आंखों के पट्टी बांधते हैं। इनको सच्चाई नहीं देखनी है, इनको वही देखना है जो ये दिखाना चाहेंगे लोगों को। रूही जी एक सेकंड, आप नहीं मानती 10 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है? और पिछले 1-2 साल में अगर हम बात करें तो 2 करोड़ टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं। वहां के युवा मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। ये बड़ा बदलाव नहीं है। यहाँ के युवा सड़कों पे आया है, यहाँ के युवा बेरोजगार हो गए, यहाँ के युवा खुदकुशी कर रहे हैं, ये हुआ है। हमसे सुन लीजिए, हम यहाँ पे रहते हैं, कितने युवाओं ने खुदकुशी की? कश्मीर को बता सकते हैं, ये दिल्ली में बैठ के कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमसे पूछे जो यहाँ रहते हैं, ये एसी रूम में बैठ के नहीं कश्मीर की हालत बता सकते हैं। ये वही बोलते हैं जो उनको मोदी जी दिखा रहे हैं। रूही जी, जो सच है आप उस पर बात करिए, मैं चाहूंगी। क्या सबसे ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में नहीं आए हैं पिछले तमाम राज्यों से अगर तुलना की जाए जम्मू कश्मीर की? आप किस तरह से बात कर रही है? रूही का ऑडियो एक बार डाउन करना, रूही का ऑडियो डाउन करना पीसीआर। अनुजा आप अपनी बात रखिए। जी धन्यवाद। यही मैं बताना चाह रही थी कि जो इस तरीके का इनका जो व्यवहार है, यही व्यवहार इन्होंने जम्मू कश्मीर को खत्म कर दिया। आज इनसे देखी नहीं जा रहा, आज इसे वहां का बजट देखा नहीं जा रहा। अभी उज्ज्वला योजना से रिलेटेड प्रधानमंत्री जी ने बात करी, आज बच्चों को वहां पर यूथ से रिलेटेड बात कर रहे हैं। 2019 से 2020 के अंदर 29,806 लोगों को पब्लिक सेक्टर में भर्ती किया गया। आज वहां पर जो ये लोग कहते हैं ना कि पत्थरबाजी, यही ये चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का दबाव है वहां पर। आज वहां पर एक झंडा और एक कॉन्स्टिट्यूशन है। आज मेरा जम्मू कश्मीर सच में इंडिपेंडेंट है। आज वो वहां पर उस जगह पर इंडिया का फ्लैग लगता है। आज लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। जन्माष्टमी होती है, हिंदू के परिवार के वहां पर सेलिब्रेशन होती है और मुसलमानों के परिवारों को भी सेलिब्रेशन होती है। आप ये बताइए, जो ये बालम टेररिस्ट अटैक हुए थे उसमें हिंदू नहीं मरे थे, उसमें मरे थे मुसलमान मेरे भाई 85%। तो ये जो यहाँ पर ये जो झूठ बोलते हैं, ये बार बार भूल जाते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ मुसलमानों के साथ भी वहां पे उनके मौत को तोड़ा जाता था, उनके साथ बर्बरता होती थी, उनकी भी बच्चियों के साथ, उनकी औरतों के साथ कई बारी बलात्कार हुए। तो ये जो टेररिस्ट अटैक है, इसको गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट पाकिस्तान के साथ मिलकर रोकना होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दोस्त न था, न है, न कभी हो सकता है। और अगर आप उनको इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे टेररिज्म को, तो जो अभी भी यहाँ पर घुस कर मारने की कोशिश करते हैं, जिनको हमारे इंडियन आर्मी के लोग वहां पर उनको घुसपैठियों को उनका जवाब देते हैं, आज वो वहां पर सशक्त है इंडियन आर्मी, जिसको कांग्रेस, एमसी और पीडीपी अपने ही गाना गाती रहती है। पीडीपी के साथ ना हमारा रिश्ता कभी नहीं हो सकता। पीडीपी ने जो कांड किए हैं, ये उन्हीं का रीजन है कि हमारा उनके साथ हमने उनको वहां छोड़ दिया और आज भी हम उनके साथ खड़े नहीं है। हमने सारे इलेक्शन अभी भी हम अपने दम पर जीतेंगे और अपने दम पर काम करेंगे। पर ऐसे जैसे कि कांग्रेस के पास उनको आदत है हर समय किसी का पल्लू पकड़ के घूमने का, इसीलिए वो उनको उनकी पीडीपी और एनसी के साथ उनकी मजबूरी है कि वहां पर जाकर ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि स्टेटहुड जब आपके पास था तो आपने क्या उखाड़ा, ठीक है, आपने क्या किया? आर्टिकल 370 और 35A का वहां से जाना सुनिश्चित था और एक
झंडा और एक विधान और एक तिरंगा वो वहां पर था, है और रहे। ठीक है, इस पर जयकरण वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए अनन्या जी, अभी हमारे सहयोगी ने कहा कि कांग्रेस की आदत है कि अपने लोगों को पल्लू पकड़ने की, ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि हम हर उस पल के पल्लू और उसका आंचल पकड़ना चाहते हैं, ओढ़ना चाहते हैं, जिससे हमारी माताओं बहनों की रक्षा हो सके, हमारे देश की रक्षा हो सके। हम उन बच्चों के आंसू पोंछना चाहते हैं जो मोदी सरकार ने जिनके आंख में आंसू लाने का काम किया। जवाब देना चाहूंगी अनन्या जी। एक बार पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, बोलिए। उन बेरोजगारों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहते हैं, जिसको मोदी सरकार में आज उनके हाथ में मोटरसाइकिल में तेल भराने का पैसा तक लायक नहीं सोचा, बेरोजगार करके सड़कों पर आंदोलन करने के लिए छोड़ देने का काम किया है। हम उस देश की बेटियों के साथ भी खड़े हैं, गोल्ड मेडल लाने का काम करती है, लेकिन यही मोदी सरकार उनको संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर उनको घसीट करके मारने पीटने का काम करती है, बेइज्जत करने का काम करती है। अनन्या जी, कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ना चाहती है। अब तय करना है जम्मू कश्मीर वालों को कि आपको देश को बनाना है, देश के साथ खड़ा रहना है या उस ठीक है, लेकिन जयकरण वर्मा जी, आप इतनी बातें तो करते हैं, लेकिन जब मैनिफेस्टो सामने आया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो आप लोगों का साझा मैनिफेस्टो है, जिसमें आप कहते हैं पाकिस्तान से बात की जाएगी, व्यापार किया जाएगा, जिसमें आप कहते हैं 370-35 को हम वापस लेकर आएंगे। इस तरह की अगर मैनिफेस्टो में आपके घोषणा पत्र में चीजें शामिल होंगी, आप जम्मू कश्मीर को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? सुना नहीं अनन्या जी, आपने शायद मेरी बात नहीं सुना। मैंने ये कहा कि जो अब्दुल्ला साहब ने बोलने का काम किया, ये मोदी साहब के बड़बोलेपन का असर लोगों के अंदर माननीय मोदी जी का जो झूठ का पुलिंदा है, जो झूठ का भाषण है, उसका जवाब देने का तरीका है। और कुछ मैं एक बार जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन ये दो बड़ी बातें ऐसी हैं, एक तो अफजल गुरु को लेकर बयान, और आप 370-35 को जो वापस लेने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में कर रही है, ये दोनों बातें देश भर में जाएंगी। आपको शायद पता होगा, भले ही जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव हो। अनुजा जी, जवाब दीजिए इस पर, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता भाई को जवाब ये देना चाहती हूँ, पहले अपने कांग्रेस, मैं पहले अपने कांग्रेस के जो लीडर जो यहाँ बैठे हैं, आप पहले अपने वहाँ पे जो औरतें हैं हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। अभी हमारे महिला साथी मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, आप समझ लीजिए, बहुत से लोग जवान शहीद हो गए, आरडीएक्स कहां से आया, कैसे मारे गए, उनकी शहादत क्यों हुई, ठीक है जयकरण वर्मा जी, आप आपने जवाब देने के लिए चर्चा कोई टीवी चैनल नहीं करता है, चैनल उस पर चर्चा करता है, वो जवाब दे रहे हैं, आप सुनेंगे तभी जवाब आएगा ना। अगर आप बोलते रहेंगे इसी तरह से तो शायद हम में से कोई नहीं सुन पाएगा। जयकरण वर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जयकरण वर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मोदी जी आए और उन्होंने सड़कों पर वोट मांगने का काम किया, योगी जी 24 घंटे खड़े रहे, लेकिन यहाँ की जनता ने उनको ठोकर मारने का काम किया और मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया कि हे योगी जी, हे मोदी जी, अब हिंदू मुस्लिम से आपका काम नहीं चलेगा। जयकरण वर्मा जी, हो गया, सुरक्षा उनको शायद आवाज नहीं आ रही है। हम जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें, आप जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें, इसको बर्बाद कर लिया, अब हम आपके झांसे में आने वाले जयकरण वर्मा जी, चलिए ठीक है, आवाज ही नहीं आ रही। आपने बोलिए अनुजा जी, बोलिए। हाँ, मैं इनसे यही पूछ रही हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अपने ये कांग्रेस के लीडर्स अपने घर में भी सोचते हैं इसके बारे में, अपनी पार्टी में भी सोचा है, नहीं सोचा? केरला लीडर आपकी जो एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड में आपने उसको एक्सपेल कर दिया, आपने प्रियंका चतुर्वेदी को हटा दिया, उसके साथ जो मिसबिहेव किया आपने, हैरेसमेंट में अंकिता दत्ता जो आपकी असम की कांग्रेस की है, उसके साथ भी खड़े हो पल्लू पकड़ के, कि राधिका खेड़े के साथ जो मिसट्रीटमेंट हुई है उसके साथ भी खड़े हो। अपने घर में झांका है कभी? अपने घर में झांक के देख के बताओ पहले। यहाँ बैठकर जय हो करने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। अपने घर की औरतों का तो पहले साड़ी जो उनका जो चीर हरण होता है उसको तो बताइए। चुनाव में किसी और जवान की शहादत माने, इस देश के जवानों की शहादत मुझे नहीं चाहिए। सत्ता मिले या न मिले, लेकिन हम अपने जवानों की शहादत लेना नहीं चाहते हैं। वो देश के हमारे गौरव हैं।
देश की सुरक्षा करते हैं, हम बड़े चैन से सोते हैं, उनकी जान लेकर हम। अहमद अयाज साहब भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनको भी अपनी बात रखनी है। अहमद अयाज साहब, आप अपना घर सुरक्षित कीजिए पहले, यहाँ बैठकर ड्रामा मत कीजिए। ये ड्रामा आपका सारी दुनिया को पता है अच्छी तरह से। ठीक है, ठीक है। अहमद अयाज साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। और आर्टिकल 35A, जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं चाहती कि वो दोबारा से लगाया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट में निकला हुआ, ठीक है अनुजा जी, अब शांत हो जाइए। तो आप उसे वापस बिना पार्लियामेंट लगाए नहीं कर सकते। बनाना बंद कीजिए। ठीक है, बोलिए अहमद अयाज साहब। बहुत अच्छा लगा जो बीजेपी के प्रवक्ता है, आपने पार्टी की तरफ से इसमें डिफेंड करने की कोशिश की हो, बड़े जोरदार अल्फाज में उन्होंने अपने पक्ष को रखा। लेकिन ये सारा सही है जो हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड। अगर और उनको भी इस चीज का सेंस है, उन्होंने भी ग्राउंड को सेंस किया करके। अहमद अयाज साहब, आपके नेटवर्क में, आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक बार कनेक्ट करा लेती हूँ दोबारा से। तब तक मैं एक बार हमारे साथ शेख माजिद साहब हैं, उनका भी कमेंट ले लेते हैं। जी बोलिए शेख माजिद साहब। जी पहले बात यह है कि हम हर एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान नहीं देख रहे हैं। आजकल ऑर्डर ऑफ द डे है कि हर एक किसी का ना किसी का दामन थाम लेता है, वरना हर एक पार्टी को लगता है कि एब्सोल्युटली किसी की मेजॉरिटी नहीं आएगी, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो। इसलिए ये किसी को हम इल्जाम देते हैं, इसका कोई तर्क नहीं बनता है। जहां तक बात है बीजेपी और बाकी मामला जो बीजेपी वाले कह रहे हैं, देखिए जहां तक वो पीडीपी की बात कर रहे हैं कि पीडीपी का वो है, ये है, वगैरह है, मुझे बताइए जिस वक्त पीडीपी और बीजेपी ने अलायंस की और गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बनाई, उस वक्त बीजेपी का आज का जो चेहरा वो बता रहे हैं, उस वक्त कहाँ था जब उन्होंने हमारी शराइत, पीडीपी के शराइतों पे जो उन्होंने उन्हें कही, उन्होंने उस पे जब हाँ की तब गवर्नमेंट बनी। ये जो लोगों को बता रहे हैं कि हमने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, जब वक्त होता है, जब इन्हें गर्ज था कि हमारी हुकूमत जम्मू कश्मीर में बननी चाहिए ताकि हमारी पार्टी आगे बढ़े, तो इन्होंने उस वक्त पीडीपी ने जो भी शर्त रखी उन्होंने मान ली। उसमें एक शर्त 370 को एब्रोगेट न करने की थी, और उन्होंने उस वक्त मान लिया कि नहीं करेंगे। अब एक स्टेज आया कि उन्हें लगा कि भाई हम कर सकते हैं या कोई भी गेम खेल सकते हैं, तो उन्होंने सपोर्ट वापस लिया, गवर्नमेंट टूट गई। और फिर जहां तक उमर अब्दुल्ला साहब की बात है कि वो कहे मैं 370 वापस लेता हूं, लेकिन उन्होंने एक उस वक्त एक मौका दिया जब उन्हें मैडम महबूबा ने कहा था कि आउटसाइड में आपको सपोर्ट करूंगी, आप बना लो गवर्नमेंट, चलो गवर्नर राज पब्लिक के लिए ठीक नहीं रहता है, ये सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाता है, पब्लिक की जो से होती है उसका कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं होता है, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर जो होता है ही इज आंसरेबल टू द पीपल, उसको पता है कि मुझे वोट लेने हैं। जहां तक हम देखें पाकिस्तान की बात, उधर की बात, इधर की बात, हर एक ने अपने मौके पे कुछ ना कुछ किया। जब कहता कि किसी ने कहा कि हम जी बिजनेस खोल लो, वो हर एक पार्टी कहती है जैसे ये तो मॉडल दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, इससे तो बीजेपी भाग नहीं सकती है, क्योंकि वो मॉडल तैयार किया था पाकिस्तान के साथ बिजनेस का, रास्ता खोलने का, आने जाने का, वो छोटे छोटे परमिट पे पासपोर्ट के बगैर 15 दिन के लिए जा सकते थे, मिल सकते थे, आ सकते थे। जो भी ये बातें होती हैं, हो रही हैं, ये सारी बातें जो भी हैं, ये सारी पॉलिटिकल बेसिस पे हैं। जहां तक बात करें इस वक्त मैंने भी अमित शाह जी का बयान सुन लिया कि वो जम्मू कश्मीर के लिए जो भी बातें कर रहे हैं, हर एक इस वक्त देखता है कि हम लोगों को किस तरह से हम वी विल बिफूल द पीपल, लेकिन लोग अब बेवकूफ नहीं बनने जा रहे हैं, क्योंकि हर एक इस वक्त कोई ना कोई कार्ड खेल रहा है। कोई कहता है कि पंडित निकाले गए, कोई कहता है कि दूसरों को मारा गया, कोई कहता है तीसरे को मारा गया। देखिए जब अनरेस्ट होता है किसी भी तरीके का, वहां सब पिसे जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो पिसा जाता है उसमें। अब जो हमारे पंडित भाई थे उन्हें मौका मिला, वो इस एरिया से बाहर चले गए, लेकिन वो 90 में ही चले गए, उन्होंने अपने आप को प्रिजर्व किया। लेकिन जो यहीं रहे, जो कहीं जा नहीं सके, वो भी पिस गए उसमें। वो बात वो उस बात की तरफ कंसिडर नहीं किया जाता है, खाली एक चीज को हाईलाइट किया जाता है। जिस तरह से अमित शाह जी ने अपने कल जम्मू में जो उसने वो वहां पब्लिकली तकरीर की, आपको 2 खानदान चाहिए, आपको वो चाहिए। देखिए ये खानदानी बातें हैं, ये भी कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि खानदान कोई कितना भी करे,
अगर वो लोगों को पसंद ना हो, लोगों को नहीं चाहिए, उनको वोट नहीं मिलेगा और कोई खानदान नहीं आएगा। सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, मुझे बताइए गवर्नर, इस लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौर में जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स यहाँ एडवर्टीजमेंट्स निकले, बच्चों ने फॉर्म भरे, तो उन्होंने प्रिपरेशनें की, बहुत पैसा लगाया, तो फिर जब क्या निकला आखिर में यही कहा गया कि अब इसमें माल प्रैक्टिस हो गई है, इसलिए ये कर लो कैंसिल। तब तक जो बचे थे वो ओवर एज हो गए, कहाँ जाएंगे? कौन सा रोजगार उन लोगों के लिए उन्होंने निकाला? कौन सा एज में उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी कि नए से अप्लाई करो, हम अब कोई अच्छी सी एजेंसी को लाएंगे जो ईमानदार होगी? कुछ किया नहीं जाता है। जिन स्कैमों की बात की जाती है, उन्होंने करप्शन की बात की कि इन खानदानों ने करप्शन की, मुझे बताइए लीगली कौन सा एक्शन उनके खिलाफ लिया गया? फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो केस था, कल उसको हाईकोर्ट ने उसमें बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इसके खिलाफ कुछ नहीं है। इसलिए ये बातें कहना बगैर किसी सबूत के, या किसी चीज को किसी पे थोपना कि ये मुफ्ती खानदान काम कर रहा है, ये फलानी खानदान काम कर रहा है, ये फलानी खानदान काम कर रहा है, अरे छोड़ दो ना लोगों पे ये राय, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मुफ्ती खानदान या कोई और खानदान इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो किसी को जबरदस्ती यहाँ के अवाम को खींचकर अपने लिए वोट ले सके, या लोग उनसे इतने दबे हुए हैं कि लोग डर के मारे उन्हें वोट देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों पर छोड़ दो, उन्हें जो अपने लिए अच्छा लग रहा है। ये सारी बातें असल मुद्दे को, लोगों को बुलाकर जो लोगों के असली जो काम है उनसे उनका ध्यान हटाकर दूसरी बातों की तरफ लिया जाता है। मुझे बताइए, बीजेपी कहती है हमने जी बहुत कुछ किया, ठीक है, टूरिस्ट्स यहाँ आए पहुंचे, लेकिन मुझे बताइए उन बेरोजगारों का जिनका टूरिज्म के साथ कोई वास्ता नहीं है, जो वो 80% पॉपुलेशन है जम्मू एंड कश्मीर की, मुझे बताइए कश्मीर में टूरिस्ट्स आए, जम्मू में कहाँ जाएंगे? और जो जम्मू के लोग हैं उनकी बेरोजगारी की बात कोई नहीं करता है, वहां के जवानों की बेरोजगारी की बात कोई नहीं करता है। और ले लीजिए कश्मीर को, कश्मीर में 20% इसके साथ जुड़े हुए हैं, 80% लोग जो हैं वो टूरिज्म के साथ नहीं है, उनके एरियाज में टूरिज्म डेवलप नहीं है, तो उन लोगों की बात क्यों नहीं करते हो? एम्प्लॉयमेंट की बात जवाब देंगे अनुजा जी, इस पर जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से, जयकरण वर्मा जी। जयकरण वर्मा जी, जो बयान उमर अब्दुल्ला की तरफ से दिया गया, कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। किनारा करना क्या सिर्फ काफी है? आपके साथ वो लोग गठबंधन में हैं, ऐसे वक्त में जब विधानसभा चुनाव को लेकर बात हो रही है, 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में, तो क्या वहां के असल मुद्दों को लेकर बात नहीं करनी चाहिए? बात जब अफजल गुरु को लेकर हो रही है, फांसी को लेकर हो रही है। देखिए, अभी अगले वक्ता साथी ने यही बात कही, उनकी बातों को मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है कि आप रोजगार की बात न करो, सड़क की बात न करो, सुरक्षा की बात न करो, रोटी कपड़ा मकान की बात न करो, आप देश और संविधान लोकतंत्र तो आप लोग भी तो नहीं कर रहे हैं। सीधे और सीधे आप सुनिए ना, मैं यही कर रहा हूं, हमारे नेता, हमारी कांग्रेस पार्टी यही कर रही है। ये तो माननीय मोदी जी का जो बड़बोलापन है, जो उनका उतावलापन है, और जिस प्रकार से मोदी जी अपने चुनावी फॉर्म में रहते हैं तो कुछ न कुछ अनाप शनाप बोला करते हैं, उन्हीं की देखा देखी हमारे जैसे लोग भी कभी कभी बोल जाते हैं। ये मोदी जी को अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा कि अगर जो इसी तरह आप देश को खंडित करने की भाषण देते रहोगे, ऊंच नीच की खाई पैदा करते रहोगे, तो आने वाले समय में आपको देखकर कई लोग ऐसे बोल सकते हैं, कई लोग आप जैसा झूठा बन सकते हैं, कई लोग इस देश की भाईचारा को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हे माननीय मोदी जी, आप भी और आपका संघ भी जो इस देश के लिए हरदम षड्यंत्र रचने का काम करता है, जिस प्रकार से आतंकवादी संगठन हमें बर्बाद करने की कसम खाता है, और आप लोग तो उन्हीं का साथ चाह रहे हैं इस तरह का बयान देकर चुनाव में। सुनिए ना, हमारे ही देश में रहकर आरएसएस क्या कर रहा है? आरएसएस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन क्यों लगाने का काम किया? क्या इस पर भी कोई जवाब देने का काम करेंगे? आरएसएस की कोई जवाबदेही इस देश के लिए है या नहीं है? उसकी जवाबदेही क्यों नहीं है? अगर जो नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आरएसएस को एक सरकार। चलिए ठीक है, आप आरएसएस पर चले गए, ठीक है। जम्मू कश्मीर पर हम बात कर रहे हैं, उसी पे करते हैं। रूही जी कुछ कहना चाहती है, रूही बोलिए। मुझे जो कांग्रेस का प्रवक्ता, इनसे लगता है कि उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, बीजेपी के साथ किया है, क्योंकि ये बोल रहे मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं तो उमर साहब भी बोलेंगे। मोदी जी कल कुछ खुदकुशी कर लेंगे तो उमर साहब भी कर लेगा।
पे और ये डिबेट चल रहा है जम्मू देश कश्मीर का पे ना। प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री बाकी आइडियोलॉजी में तो आप इन्फ्लुएंस नहीं होते। प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री है। जयकरण जी, बाकी बयानों को लेकर तो उमर अब्दुल्ला इन्फ्लुएंस नहीं होते। तो आपने तो उनके साथ सरकार बनाई है, आपको हमसे ज्यादा अच्छा अनुभव होगा। आपने बहुत बोला है, गला ठीक है, आप सुन लीजिए एक बार रूही जी को, उसके बाद मैं अनुजा जी के पास आऊंगी। बोलिए रूही जल्दी से। देखिए ये बोल रहे हैं हर बात पे, जैसे बीजेपी अभी बोल रही थी, जो बीजेपी की यहाँ पे प्रवक्ता है कि हमने कश्मीर में टूरिज्म लाया, हमने कश्मीर में बहुत कुछ किया, कुछ नहीं किया कश्मीर में, कश्मीर को बर्बाद किए हैं। नहीं, आप ये नहीं कह सकती रूही जी। सुनिए, मैं भी कश्मीर गई हूँ, आप इस तरह की बातें कर रही हैं। आप ये बात कह सकती हैं कि टूरिज्म के साथ कुछ % लोग जुड़े हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। 10 साल में आपने भी देखे किस तरह के हालात वहां पर आए, और आप वहां पर किस तरह के हालात है। अच्छा, कौन से हालात ठीक हुए आप ही बता दीजिए। जब आप कश्मीर आए, एक दिन से हालात पता नहीं चलते, 2 दिन से हालात पता नहीं चलते। यहाँ की बेरोजगार युवा को हाथ में कटोरा दे दिया है, जो रोज धरने पे बैठते, जिनकी आवाज भी नहीं उठाता है कोई, जिनको आपकी पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है? आप क्या करेंगे जम्मू कश्मीर में? अपने पुलिस उठाता है, ये बदला है जम्मू कश्मीर में। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी बोल रहे हैं। 2 दिन घूमने से आप मुझे मत बताइए। सुनिए रूही जी, आप अपनी पार्टी की बात करिए। रूही जी, आप मुझे मत बताइए कि क्या बदला है। हमने बहुत रिपोर्ट देखी है, हमने बहुत युवाओं को सुना है। रूही जी सुन लीजिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए रूही जी, आप मुझे मत समझाइए जम्मू कश्मीर में क्या है या नहीं है। कश्मीर में ये बदला है कि जिन नौजवानों के हाथ में कलम होना चाहिए, जिन नौजवानों के पास रोजगार होने चाहिए, उनके हाथ में आप लोगों ने शराब की बोतल दी है, उनके हाथ में ड्रग्स दे दिए है, उनके हाथ में वो डिप्रेशन में गए और वो खुदकुशी कर रहे हैं। ये बदलाव आया है कश्मीर में। क्या बकवास कर रहे हो कि मैं कश्मीर आई 2 दिन घूमे, कि मैं पार्कों में घूमी। आप मुझे मत समझाइए रूही जी, आप मुझे मत समझाइए। आप मुझे बकवास आप यहाँ बैठकर कर रहे हैं। इनका ऑडियो डाउन करो पीसीआर। अनुजा जी, मैं चाहूंगी, जिस बात का जिक्र माजिद साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 20% लोग तो हम मान सकते हैं कि टूरिज्म के साथ जुड़े हैं और उन्हें फायदा पहुंचाया गया, इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन बाकी युवाओं को लेकर आपकी पार्टी क्या कर रही है और क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई ने सुना नहीं। 2019 से 2022 तक 29,806 लोगों को पब्लिक सेक्टर में भर्ती किया गया। 2 एम्स खुल गए, तो 2 एम्स खुल गए मतलब समझ लीजिए कि डॉक्टर्स के साथ वहां पर कंपाउंडर और वहां पर काम करने वालों की जरूरत होती है। 1 एम खुला है जम्मू में, 1 एम खुला कश्मीर में। यहाँ पर रोजगार के साथ स्वरोजगार योजनाओं से लेकर 5.2 लाख लोगों को रोजगार मिला गया। और आपको बताओ तो 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे हुए और 13,732 करोड़ का MOU आया। जब MOU हुआ तो वहां पे जो डेवलपमेंट हुई है, जो सड़कें बनाती हैं, वो कौन आप जाके बना रहे थे कांग्रेस में वाले? नहीं, सड़कें बनाते तो एक आम जनता ही बनवाती है। वहां पे जो लेबर काम करने वाली है उसको पैसे आप दे रहे थे। वो कौन सड़कें किससे डेवलपमेंट कौन कर रहा है वहां पे? तो जब डेवलपमेंट आता है, सर को पता है इन लोगों को कुछ होता है नहीं। टूरिज्म के साथ होटल के अंदर काम कौन कर रहा है? टूरिज्म में बाहर जो वेंडर काम करेगा उसका काम कौन करेगा? तो मुझे जहां तक लगता है उसके साथ एजुकेशन से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड, हेल्थ के अंदर, आप पावर के अंदर हम लोगों ने 53 प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया। और यहाँ पर MOU के साथ हम लोगों ने जो पे काम किया, जो डेवलपमेंट फेजेस को हम साथ में लेकर आए, आज का जो प्रोजेक्ट है 58,477 करोड़ रुपयों का यहाँ पे प्रोजेक्ट हम लोगों ने पैसे से लाकर चालू किया। आज G20 से हमने उस प्रदेश को, उस देश को हम लोग सामने लेकर आए, यूटी बनाकर आज वो सेंटर के उन सब प्रोजेक्ट्स के साथ खड़ा हो गया जो आप लोगों ने कभी किया ही नहीं। और जो मेरी बहन यहाँ बैठी है, आपके मुंह में जो इतनी बड़ी जबान आई है ना, वो जबान इसीलिए आ पाई क्योंकि आर्टिकल 370 हट गया। आज जो आप जिन लोगों को, आप हम लोगों को जो चमका रही हो यहाँ पर बैठकर, वो इसीलिए हट गया कि आज आप पर्दे में नहीं है मैडम। आज आपके ऊपर टेररिस्ट नहीं है, आपका बच्चा सुरक्षित है, करते नहीं सुरक्षित है, आपका भाई सुरक्षित है। इसलिए बिल्कुल भी नहीं, आप वो कौन बातें निकाल कर जबान पे बात कर रही है यहाँ पे। आप किससे डरते हैं? समझे? तो इसका ये जो डेवलपमेंट हुआ है ना, ये जो डेवलपमेंट हुआ है ना, और ये जो बड़ी निकल
अहमद अयाज साहब हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है अनुजा जी, आप यहाँ पर बोल सकती है। हाँ, मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। जी जी बिल्कुल, अहमद अयाज साहब बोलिए। आप यहाँ पर नहीं, बोल बात सकती है। मैं बात कर रहा था कि जहाँ कि आप जर्नलिस्ट को धमकाती ठीक है। है ठीक है अनुजा जी ठीक है वो नहीं, धमकी नहीं दे सकती वो वहां बैठकर। ठीक है, आप बोलिए अहमद अयाज साहब बोलिए। 1 मिनट मुझे चाहिए मैडम। हाँ जी ठीक है, अहमद अयाज साहब पहले आप बोलिए, उसके बाद मैं माजिद साहब के पास जाऊंगी। बोलिए अहमद जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? एक बार फिर से कनेक्ट करने की। शेख माजिद बोलिए। जी, जहां तक इन्होंने एजुकेशन और यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात की, 29,000 कुछ लोगों की बात करी इन्होंने। यहाँ इस वक्त तकरीबन 80,000 वैकेंसीज हैं, कौन सी फिलअप हो गई? यहाँ के एजुकेशन सेक्टर को बर्बाद कर दिया गया। आई एम सॉरी टू स्टेट, सिंस इट वाज दिस J&K वाज टर्न इनटू स्टेट वाज टर्न इनटू यूटी। और इस पहली बदकिस्मती हमारी है कि हमारी ही रियासत के 2 हिस्से किए गए और उसके बाद उसको स्टेट से यूटी कर दिया गया। और उसके बाद हमारे एजुकेशन सेक्टर को देख लीजिए आप। एजुकेशन सेक्टर में आपके टाइम पे क्या था? आप अपना टाइम भी बताइए। मैंने तो जो किया है सर किया है। सुन लीजिए मैडम, हैव पेशेंस, मुझे ये मत बताइए। हैव पेशेंस सर, यू हैव पेशेंस। मैडम मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की। हमारे पास बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।